नमस्कार मित्रों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं विज्ञान के बारे में। दोस्तों देखिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे कि भैया ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में अपन पढ़ रहे थे। और इस ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में दोस्तों हमने देखा कि भैया ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में अपन ने देखा। अपन ने दोस्तों हाइड्रोजन जो होती है ना, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन के संयोग व वियोजन के आधार पर भी अपन ने संयोग व वियोजन के आधार पर अपन ने ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में पढ़ा दोस्तों। फिर अपन ने क्या पढ़ा दोस्तों? उसके बाद में अपन ने देखा धन विद्युतीय तत्वों के संयोग व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे ऋण विद्युतीय तत्वों के आधार पर, ऋण विद्युतीय तत्वों के संयोजन या संयोग बोल सकते हैं, संयोग व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। मैंने आपको क्या बताया था कि भैया ऑक्सीकरण और जो अपचयन होता है, उसमें क्या अंतर होता है दोस्तों? तो मैंने आपको क्या क्या बताया था कि भैया जो ऑक्सीकरण होता है इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। ऑक्सीजन के जुड़ने को ऑक्सीकरण कहते हैं। पदार्थ में से ऑक्सीजन के निकलने को क्या कहते हैं दोस्तों? निकलने को अपन कहते हैं अपचयन। इसी प्रकार से दोस्तों पदार्थ में से हाइड्रोजन जब निकलती है, हाइड्रोजन के निकलने पर, H2 के निकलने को भैया अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। और हाइड्रोजन जब जुड़ती है, हाइड्रोजन के जुड़ने पर या जो मैं लिख रहा हूं ना बार बार, संयोग होने पर, क्या कहा जाता है? अपचयन कहा जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर किसी पदार्थ में से धन विद्युतीय तत्व निकल जाए, क्या निकल जाए दोस्तों? धन विद्युतीय तत्व निकलने पर, धन विद्युतीय तत्व अगर निकल रहा है तो क्या बोल सकते हैं अपन कि उस पदार्थ का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है भैया। और अगर किसी पदार्थ में धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है भैया, तो अपन कह सकते हैं अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर किसी पदार्थ के अंदर ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर किसी पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व निकल रहा है दोस्तों, तो अपन क्या कह सकते हैं? अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो मतलब कह सकते हैं उसका ऑक्सीकरण हो रहा है भैया। क्या हो रहा है? उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है भैया, तो अपन क्या कह सकते हैं? उसका अपचयन हो रहा है। ये जो 3 पॉइंट थे कि ऑक्सीजन के जुड़ने और निकलने के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन,
हाइड्रोजन के निकलने और जुड़ने के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। इसी प्रकार से धन विद्युतीय तत्व के निकलने और जुड़ने के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऋण विद्युतीय तत्वों के संयोग और वियोजन, मतलब जुड़ने और निकलने के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन, और पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के निकलने और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है यह ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है? तो इधर आप देखिए, ध्यान पूर्वक, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आज का टॉपिक। विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये विद्युत ऋणी होता क्या है। भैया 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, तत्वों की खोज की जा चुकी है। आई बात आपको समझ में? इनमें से कुछ तत्व दोस्तों, कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं दोस्तों, और ये कहलाते हैं विद्युत धनी तत्व या धन विद्युतीय तत्व कहलाते हैं, विद्युत धनी तत्व कहलाते हैं। और भैया इन 118 तत्वों में से कुछ तत्व ऐसे हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, और क्या कहलाते हैं? ऋण विद्युतीय तत्व कहलाते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। या अपन इसको क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अपन इसको विद्युत ऋणी तत्व भी कह सकते हैं, विद्युत ऋणी तत्व भी कह सकते हैं। और उदाहरण क्या है विद्युत धनी तत्वों का? धातुएं, धातुएं। और भैया विद्युत धनी तत्वों का उदाहरण है धातुएं, विद्युत ऋणी तत्वों का उदाहरण है अधातुएं। अब भैया धातुएं कौन सी हो गई? जैसे पोटेशियम हो गई, सोडियम हो गई, मैग्नीशियम हो गई, मैग्नीज हो गया। भैया सारे के सारे धन विद्युतीय तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, और भी है बहुत सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। किसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया? कि भैया वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में विद्युत ऋणी तत्व जुड़ता है ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर किसी पदार्थ में विद्युत ऋणी तत्व जुड़ जाए तो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। विद्युत ऋणी तत्व क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ऋणायन बनाते हैं, अधातुएं होते हैं। ठीक है, तो यहां पर भैया देखो Cl है अधातु, ये इलेक्ट्रॉन लेकर हमेशा Cl माइनस में बदल जाता है दोस्तों। जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो प्लस में बदलता है, इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस में बदलता है दोस्तों, ध्यान रखना। क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cl माइनस बना सकता है ना, तो ये ऋण विद्युतीय तत्व है। और ये मैग्नीशियम से जुड़कर दोस्तों क्या बना देगा? MgCl2 बना देगा। यहां पर मैग्नीशियम का अधिक विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन से जुड़ने के कारण क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीकरण हो रहा है भैया। यहां पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण कर दिया, ऑक्सीकरण हो रहा है क्लोरीन से जुड़ने के कारण। लेकिन क्या बोलूं मैं, अगर यहां पर दोस्तों MgCl2 में से ये Cl2 निकल रहा होता तो इसे क्या बोलते हैं अपन? अपचयन कहते हैं दोस्तों। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या है? ऑक्सीकरण है। किसी पदार्थ में या किसी अभिक्रिया में ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण है, निकलना अपचयन है दोस्तों। अब आप देखना ध्यान पूर्वक, देखो वह अभिक्रियाएं जिससे पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व निकलता है अपचयन कहलाती है। अब यहां देखो FeCl3 दे रखा है, दो अणु है यहां पर, फेरिक क्लोराइड। FeCl3 मतलब दोस्तों फेरिक क्लोराइड है, आयरन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, फेरिक क्लोरेट है दोस्तों। क्या है ये? फेरिक क्लोरेट है दोस्तों। फेरिक क्लोरेट
ठीक है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रही है। यहां पर FeCl3 के दो अणु है दोस्तों, दो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का केवल यहां पर एक अणु है दोस्तों। अब यहां आप देखें, जब किसी पदार्थ में से ऋण विद्युतीय तत्व निकलता है, ये जो Cl है ये निकल गया, ये Cl क्या हो गया, बाहर निकल गया। आई बात आपको समझ में, और निकल कर ये जुड़ गया इस H के पास में जाकर। तो भैया जब ऋण विद्युतीय तत्व निकल रहा है तो इसे अपचयन कहेंगे। अब बताओ FeCl3 में से अगर Cl2 निकल जाए तो यहां पर क्या रह जाएगा, 2FeCl3 में से क्या निकल गया दोस्तों, 2FeCl3 में से अपन बोल सकते हैं Cl2 निकल गया। अब Cl2 गया H2 के पास में तो क्या बन गया, 2HCl बन गया, और यहां क्या रह गया दोस्तों, 2FeCl2 रह गया। यहां पर आप देखिए FeCl3 का अधिक विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन के निकलने के कारण, क्या निकल रहा है यहां पर, क्लोरीन के निकलने के कारण FeCl3 का FeCl2 में अपचयन हो रहा है। भैया यहां तो मैग्नीशियम में क्लोरीन जुड़ने के कारण मैग्नीशियम का MgCl2 में ऑक्सीकरण हो रहा था, लेकिन दूसरी अभिक्रिया में FeCl3 में से Cl निकलने के कारण FeCl3 का FeCl2 में अपचयन हो रहा है दोस्तों। इन सभी तथ्यों को एक साथ क्रमबद्ध करें तो कह सकते हैं वही वाली बात आ जाएगी, सारी की सारी ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, वही बात आएगी। अब आप देखो, ऑक्सीकरण भैया वह अभिक्रियाएं होती है जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, या मैं कह सकता हूं ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना भी क्या होता है, ऑक्सीकरण है। अभी बताया ना कि Cl हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये अगर जुड़ रहे हैं तो समझ जाना पदार्थ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। या दोस्तों ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन निकल रही है, किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकल रही है, या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकल रही है, या धन विद्युतीय तत्व निकल रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे भी ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण की क्या क्या शर्तें हो गई, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, धन विद्युतीय तत्व का निकलना, ऑक्सीकरण है। अरे भाई इजी है यार, इजी है बिल्कुल। कैसे है इजी, समझो। सी में मैंने O2 जोड़ दिया, अब बताओ कार्बन में O2 जोड़ रही है तो CO2 बन गया ना, तो कार्बन का ऑक्सीजन जोड़ने के कारण CO2 में ऑक्सीकरण हो गया। पहला बात समझ में आ गई। अब सुनो आप ध्यानपूर्वक, जैसे मैं बोलूं हाइड्रोजन सल्फाइड है मेरे पास H2S, अब अपन ने इसको गर्म कर दिया, H2S में से हाइड्रोजन क्या हो गई दोस्तों, निकल गई। जब हाइड्रोजन निकली तो H2S का S में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ये दूसरा उदाहरण हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों अभी पढ़ा ना, मैग्नीशियम के अंदर अगर क्लोरीन जोड़ दे, ऋण विद्युतीय तत्व है, तो मैग्नीशियम का MgCl2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर किसी पदार्थ से धन विद्युतीय तत्व निकल जाए तो भी ऑक्सीकरण है। अरे बिल्कुल इजी है। यहां पर देखो, देखो इधर आप शॉर्ट में आता, देखो ये 2Ki ले लिया मैंने, आई बात आपको समझ में, 2Ki ले लिया। अब भैया यहां पर जब पोटेशियम निकलेगा तो यहां तो बन गया 2K, और क्या रह गया यहां पर, I2 रह गया दोस्तों। अब मुझे आप बताओ यहां पर पोटेशियम बाहर निकला है नहीं निकला, तो इस पोटेशियम आयोडाइड में से पोटेशियम का निकलना, पोटेशियम धन विद्युतीय तत्व है। अभी मैंने आपको बताया ना, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सारे के सारी धातुएं धन विद्युतीय तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाते हैं। धन विद्युतीय तत्व का निकलना भी क्या कहलाता है दोस्तों, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके विपरीत अगर अपन अपचयन देखें तो उल्टा होगा, अपचयन में उल्टा हो जाएगा सारा का सारा। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, तो भैया ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, तो अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी।
अपचयन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी। आई बात आपको समझ में, क्या क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, एक प्रकार का क्या है दोस्तों, अपचयन है। आई बात आपको समझ में, ऑक्सीजन का निकलना, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, ऑक्सीजन का निकल जाना किसी पदार्थ में से या अभिक्रिया में से, ऋण विद्युतीय तत्व का निकल जाना, अगर कहीं से ऑक्सीजन निकल रही है, कहीं से क्लोरीन निकल रहा है, ब्रोमीन निकल रहा है, आयोडीन निकल रहा है, फ्लोरीन निकल रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व निकल रहे हैं, समझ जाना क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अगर किसी अभिक्रिया में या किसी पदार्थ में दोस्तों हाइड्रोजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन क्या हो रही है, जुड़ रही है, या फिर कुछ भी जुड़ रहा है, Na जुड़ रहा है, पोटेशियम जुड़ रहा है, मतलब कोई भी अगर धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है तो भी समझ जाना क्या हो रहा है दोस्तों, अपचयन हो रहा है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में ऑक्सीकरण अपचयन को समझाने के लिए एक नई अवधारणा और दी गई है, इलेक्ट्रॉनों के निकलने और जुड़ने के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। क्या होता है इलेक्ट्रॉनों के निकलने और जुड़ने के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन, आप देखिए ध्यानपूर्वक। वर्तमान में ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर भी व्याख्या की गई है कि भैया वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका ऑक्सीकरण होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका अपचयन होता है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को अपन अभी समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ऑक्सीकरण के बारे में कि भैया ये ऑक्सीकरण का ही होवे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है ऑक्सीकरण कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व से, किसी तत्व के परमाणु से या किसी आयन से या किसी अणु से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है या इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। यहां पर देखो भैया यह क्या है, एक तत्व का अणु है, तत्व का क्या है, तत्व का परमाणु है, सॉरी तत्व का क्या है, यह है परमाणु है। यह भैया एक धनायन है, क्या है ये, धनायन है। और भैया ये क्या है, यह एक ऋणायन है, ऋणायन है। अरे भाई इलेक्ट्रॉन कोई भी त्याग सकता है, कोई उदासीन परमाणु भी त्याग सकता है, धनायन भी त्याग सकता है, ऋणायन भी त्याग सकता है। जैसे आप देखिए मेरे पास सोडियम के पास, आपको पता है सोडियम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है जिसे ये जरूरत पड़ते ही दे देता है। और भैया जो इलेक्ट्रॉन देगा ना वो धनी होगा। पैसा कौन देता है, जो धनवान होता है। तो समझ जाना कि सोडियम, अब आप बोलेंगे सर ये Na+ ही क्यों बन रहा है, Na- क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो धातुएं हैं वो धन विद्युतीय होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन देती है, लेती नहीं है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, इसलिए धन विद्युतीय या विद्युत धनी होती है। और ये सोडियम, ये आयरन दोनों की दोनों धातु है दोस्तों, जबकि ये क्लोरीन तो क्या है, अधातु है। अब आप देखो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा भैया कि ले जा मेरा इलेक्ट्रॉन, त्याग दिया इसने, तो ये रहा इसका त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन और Na बदल गया Na+ में। जो देता है वो धनी होता है, इसने इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, दे दिया, जाओ भैया ले जाओ, मस्त रहो, मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ, तो Na धनी हो गया, धनायन हो गया। याद रहा आपको। इसी प्रकार से दोस्तों अब आप देखें ध्यानपूर्वक, ये जो Fe था ना भापड़ा, ये Fe, इस पर 2+ का मतलब क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही दे चुका है। लेकिन अगर इसे हम और गर्म करें या और ज्यादा इसे ऊर्जा दें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और दे देगा इस 2+ में से। मतलब इसके पास है ना 3 रुपए थे, 2 रुपए ये पहले ही दे चुका है, तो 2+ तो ये पहले से ही था, अब तीसरा रुपया भी ये दे रहा है, ले जाओ भैया ले जाओ, तो 3+ हो जाएगा। जब 2+ में से 1 इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो Fe2+ किस में बदल गया, Fe3+ में बदल गया। और यहां पर ये जो अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन निकला ना, ये मैंने बाहर लिख दिया यहां पर। अब आप देखें ध्यानपूर्वक, अब आप सुनना ध्यानपूर्वक, सुने। माइनस का मतलब क्या होता है,
माइनस का मतलब क्या होता है, जिसके पास में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर लिखते हैं माइनस। तत्व इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाते हैं। और देखो मेरी बात समझा, तो मेरी सोचो, मैं एक सोडियम हूं, है, अब मैं दान कर रहा हूं, दान करे जा रहा हूं, ले जाओ भैया इलेक्ट्रॉन ले जाओ। अब दुनिया मुझे क्या सोचेगी, ये तो धनी दिखता है, यूं ही इलेक्ट्रॉन बांट रहा है फ्री में, तो मेरे ऊपर प्लस चार्ज आ गया, मैं धनी हूं, मैं इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं। लेकिन मेरा आकार लगातार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, मैं दे दे के गरीब होता जाऊंगा। दुनिया की नजरों में तो मैं धनी हूं, लेकिन मेरी आंतरिक स्थिति क्या हो चुकी है, बिल्कुल कंगाल हो चुकी है दे देकर। आई बात आपको समझ में। अब आप इसको देखो, Cl क्लोरीन को देखो दोस्तों, आप ये विद्युत ऋणी तत्व है, अधातु है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती है दोस्तों। और क्लोरीन जो जो लोग लेते हैं वो अमीर हो जाते हैं ले लेकर। इसके पास खुद के तो इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसने एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और ले लिया, और वो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ये रहा माइनस के रूप में दोस्तों। अब अगर देखिए, अगर मैं इस Cl को बोलूं कि इलेक्ट्रॉन त्याग, तो ये जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है ना दोस्तों, ये इसी को त्याग देगा, तो यहां से माइनस का निशान हट जाएगा और क्या बन जाएगा दोस्तों, 2Cl की जगह क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा दोस्तों। आई बात आपको समझ में। एक Cl एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो 2Cl कितने त्यागेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। तो भैया यहां पर सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ धनायन बना रहा है। फेरस आयन Fe2+ आयन एक और इलेक्ट्रॉन त्याग कर फेरिक आयन बना रहा है। Fe क्या बना रहा है दोस्तों, Fe3+ बना रहा है। क्या बना रहा है, Fe3+ बना रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों जो क्लोराइड ऋणायन है वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। इस ऋणायन का मतलब है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, इसको वो क्या कर रहा है, त्याग कर उदासीन परमाणु में ऑक्सीकृत हो रहा है। इन अभिक्रियाओं को देखने पर क्या पता चलता है दोस्तों, इन अभिक्रियाओं को देखने पर पता चलता है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में उदासीन परमाणु, जैसे ये सोडियम उदासीन था, Na था, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। या अगर धनायन है पहले से ही, तो वो और इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेश में वृद्धि करता है। यहां पर धनावेश 2+ था, यहां पर इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या हो गया, 3+ हो गया। या धनायन पर आवेश में क्या होती जाती है दोस्तों, वृद्धि होती जाती है। या फिर अगर कोई ऋणायन जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऋणावेश में क्या आ जाती है, ये जो ऋणावेश का जो चिन्ह था कम हो गया। यहां पर आप देखो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद तो ऋणावेश में क्या आ जाती है, ऋणायन पर आवेश में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। अब भैया अपचयन में क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा होगा। तो भैया अपचयन मतलब क्या है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व, परमाणु या आयन या कोई अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अपचयन कहलाती है। जैसे आप देखो ये क्लोरीन है, ठीक है, इसने दिया, अब यहां कोई भी देगा नहीं, सारे के सारे लेने वाले हैं। ये क्लोरीन जब इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो ऋणी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे अपन बैंक से पैसे ले ले तो अपन ऋणी हो जाते, नहीं हो जाते बैंक के, तो जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऋणी हो जाएगा, Cl- हो जाएगा दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 1-, 2 इलेक्ट्रॉन लेता तो 2- हो जाते। समझ में आई बात आपको। इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर आप देखिए, ये जो MnO4- था ना, इसके ऊपर एक ऋणायन था, पहले से ही ये किसी का इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, पहले से ऋणी है। लेकिन इसको अगर अपन ने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया दोस्तों, तो माइनस माइनस 2- हो गया, नहीं हो गया, तो क्या बन गया, MnO4 -2 हो गया दोस्तों, या 2- भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं Mg2+ का मतलब क्या है, देने वाला धनी होता है। Mg2+ का मतलब है कि ये धातु है और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे चुकी है, तो रो रहा है बेचारा बैठ के, मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। धनायन के पास में हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, क्योंकि वो देकर धनी बन चुका है, गरीब हो चुका है। दिखने में धनी है, अमीर दिख रहा है, लेकिन है वो गरीब। इलेक्ट्रॉन दे देकर उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। लेकिन जो ऋणावेश जिसके ऊपर रहता है वो इलेक्ट्रॉन ले लेकर उसमें आवेश की वृद्धि हो जाती है। अब देखो भैया,
Mg2+ का मतलब है, Mg+2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 दे चुका है। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो भैया ये जो 2+ है, +2 है, ये यहां से हट जाएगा। तो Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Mg में अपचयित हो जाएगा। यहां पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बनाता है। मैग्नेट आयन MnO4- इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके परमैग्नेट आयन बनाता है। MnO4-2 बना रहा है दोस्तों, तथा मैग्नीशियम धनायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Mg यानी कि मैग्नीशियम के उदासीन परमाणु में अपचयित हो जाता है। इन उदाहरणों से क्या पता चलता है दोस्तों? इन उदाहरणों से यह पता चलता है कि ऑक्सीकरण के विपरीत अपचयन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा था, धनावेश में वृद्धि हो रही थी, ऋणावेश में क्या हो रही थी दोस्तों? ऋणावेश में कमी हो रही थी। यहां पर सब कुछ उल्टा है भैया, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, जिससे ऑक्सीकरण में तो उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना रहा था, और यहां पर भैया उदासीन परमाणु अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। या भैया पहले से ही ऋणायन है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ले रहा है, जैसे मैं बोलूं MnO4- पहले से ही ऋणावेशित है, और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहां पर ऋणावेश में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। या ऋणावेश पर या ऋणायन पर आवेश में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और भैया अगर धनावेश है, जैसे आप देखिए Mg+2 है, ठीक है, धनायन है ये अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां पर क्या होगा दोस्तों? धनायन पर आवेश में कमी हो जाती है। दोस्तों ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। उपरोक्त अभिक्रियाओं को देखने से यह पता चलता है कि ये ऑक्सीकरण अपचयन अर्ध अभिक्रियाएं हैं। एक पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तथा दूसरे के द्वारा ग्रहण किया जाता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती रहती है, जिसे रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो क्या बताएंगे आप कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती रहती है, जिसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और इन अभिक्रियाओं में क्या होता है? एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। एक का तो ऑक्सीकरण हो रहा है, एक का तो ऑक्सीकरण हो रहा है इलेक्ट्रॉन त्याग कर, और दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेकर अपचयन हो रहा है। भैया जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है वो दूसरे का अपचयन करवा रहा है, मतलब जिसका ऑक्सीकरण होता है वो दूसरे के लिए अपचायक है, और भैया जिसका अपचयन हो रहा है वो दूसरे के लिए क्या है? ऑक्सीकारक है। दोस्तों अभी सब समझाऊंगा, कंफ्यूज मत होना आप। इन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागता है दोस्तों, जबकि दूसरा पदार्थ अपचयित होता है। अपचयित का मतलब है भैया इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? यहां पर ले रहा है। ये अभिक्रियाएं साथ साथ चलती रहती है, अतः इन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं या रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। दोस्तों इन्हें अपोपचय अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो आपसे अगर परीक्षा में कोई पूछ ले रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो आप बोल देना कि रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा पदार्थ उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। मतलब एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का अपचयन हो रहा है। ऐसी अभिक्रियाओं को ही रेडॉक्स अभिक्रियाएं या अपोपचय अभिक्रियाएं कहते हैं। एक उदाहरण है दोस्तों, यहां पर एक अभिक्रिया है जिसके द्वारा मैं आपको ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में बताऊंगा। यहां आप देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए आप यहां पर आप देखिए, पहली बात तो खुद बताओ आप, इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा? जो धातु होगा या अधातु होगा? धातु ही इलेक्ट्रॉन त्यागती है। धन विद्युतीय तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। दोस्तों यहां पर आप देखिए जिंक है, आई बात आपको समझ में? आपको बता जिंक यहां पर क्या कर सकता है? जिंक यहां पर
इलेक्ट्रॉन त्यागता है दोस्तों। यहां पर जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। आई बात आपको समझ में? सबसे पहले तो क्या होता है, इधर आप सुनो सुनो, सबसे पहले तो क्या होता है, ये जो CuSO4 है ना, ये CuSO4 में कॉपर और जिंक दोनों ही मेटल है। अब कॉपर है ना, इस जिंक को देखकर है ना इसका दिमाग खराब हो जाता है, तो ये SO4 से है ना टूट के अलग हो जाता है। इधर देख रहा, देखो समझो बात को, समझ में आ जाएगी। ये Cu अलग हो गया, SO4 अलग हो गया। अब आपको पता है जैसे ये दोनों अलग हुए तो ये जो Cu होता है ना दोस्तों, ये रहता है +2 के रूप में और SO4 रहता है -2 के रूप में। आई बात आपको समझ में यहां तक? अब दोस्तों Cu+2 का मतलब क्या है कि Cu यहां पर धनायन है और इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जबकि SO4 के पास में 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है दोस्तों, अधिकता है। अब आप सुनना ध्यानपूर्वक, सुने आप ध्यानपूर्वक। यहां पर क्या होगा, जो जिंक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। क्या कर देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और जो ये त्यागे गए इलेक्ट्रॉन है ना दोस्तों, ये कौन ग्रहण कर लेगा, Cu+2 ग्रहण कर लेगा। और जैसे ये Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन जिंक के लेगा, ये उदासीन परमाणु में परिवर्तित होकर अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। और अब जिंक पे क्या आ गया दोस्तों, जिंक पर आ गया Zn2+ का आवेश आ चुका है, Zn+2 का आवेश आ चुका है। अब ये रो रहा है कि भैया मेरे त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉन तो कॉपर ले गया और खुद उदासीन होकर साइड में बैठ गया, मैं क्या करूं। ये SO4 बुला रहा है कि मेरे पास 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन थे, कॉपर तो मेरे 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर चला गया तेरे इलेक्ट्रॉन लेकर, लेकिन मैं चिंता मत कर, मैं तेरे को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगी। तो अब ये SO4 2- और Zn+2 आपस में जुड़कर क्या बन जाएंगे, ZnSO4 बन जाएंगे दोस्तों। तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, इस अभिक्रिया के अंदर आप देख सकते हैं कि Zn इलेक्ट्रॉन त्यागता है, Zn द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन कॉपर लेता है। तो भैया यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर Cu2+ ने Zn के 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो Cu2+ का अपचयन हो गया Cu के अंदर, और दोस्तों Zn का ऑक्सीकरण हो गया Zn+2 के अंदर। अब ये Zn+2 जुड़ गया SO4 2- के साथ में, तो बन गया ZnSO4 और यहां पर कॉपर अलग हो गया। इस अभिक्रिया में Zn का तो ZnSO4 में ऑक्सीकरण हो रहा है दोस्तों। आई बात आपको समझ में? जैसे जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो Zn+2 बन गया। आई बात आपको समझ में? ये Zn+2 इस SO4 2- से जुड़ जाएगा तो दोस्तों क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा दोस्तों। तो जिंक का तो जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण हो गया, जबकि दोस्तों कॉपर सल्फेट में जो कॉपर था, कॉपर सल्फेट में कॉपर का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है दोस्तों। तो यहां एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब Zn इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तथा दूसरे का अपचयन हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो Cu+2 है वो इलेक्ट्रॉन लेकर अपचयन हो रहा है उसका, तो इसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। इन अभिक्रियाओं में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे इलेक्ट्रॉन, वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर अन्य पदार्थ को अपचयित करने में मदद करता है, अर्थात अपचायक कहलाता है। जबकि दोस्तों जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है और ऑक्सीकारक कहलाता है, अर्थात अपापचय, अर्थात दोस्तों अपचायक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक होता है, और ऑक्सीकारक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक होता है। बिल्कुल इजी है, आप समझो। देखो मैं एक बार इस रिएक्शन में बता दूंगा। यहां पर दोस्तों आप देखो, खुद देखो, Zn+ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है तो Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन देना मतलब ऑक्सीकरण होना। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? आ गई। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ये कोई ना कोई तो लेगा, इस Cu में से SO4 में से कोई तो लेगा ना। तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को इस CuSO4 में से Cu अलग हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2+ में कन्वर्ट होकर इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा दोस्तों। आई बात आपको समझ में?
आप देखेंगे कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu+2 का Cu में अपचयन हो गया। तो दोस्तों जिसका ऑक्सीकरण होता है वो दूसरों के लिए अपचायक होता है, क्योंकि जिसका ऑक्सीकरण होता है वो त्याग देता है इलेक्ट्रॉन, और उन त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों के कारण दूसरे पदार्थों का अपचयन हो जाता है उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके। तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो दूसरों के लिए अपचायक है। दोस्तों आई बात आपको समझ में? और जिसका अपचयन हो रहा है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो दूसरों के लिए ऑक्सीकारक है। अरे भैया यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला ही नहीं होगा, कोई किसी का अपचयन ही नहीं होगा, तो क्या बताओ यहां पर ये Zn मुफ्त में इलेक्ट्रॉन दे देगा क्या? नहीं देगा। जब कोई लेने वाला होगा तभी Zn इलेक्ट्रॉन देगा। तो भैया जिसका ऑक्सीकरण होता है वो दूसरों के लिए अपचायक होता है, और जिसका अपचयन होता है वो दूसरों के लिए ऑक्सीकारक होता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, वो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो उसका अपचयन हो जाता है। तो जिसका ऑक्सीकरण हुआ दूसरों के लिए अपचायक है, और जिसका अपचयन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। दोस्तों तो जिसका अपचयन हो रहा है वो दूसरों के लिए ऑक्सीकारक है, दूसरों को प्रेरणा दे रहा है कि तुम इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाओ, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन हमें दे देना, मतलब तुम्हारा ऑक्सीकरण हो रहा है लेकिन तुम हो क्या? हमारे लिए अपचायक हो। आ गई बात आपको समझ में दोस्तों? आई बात आपको समझ में? तो यही क्या है दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। आप जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण किस पदार्थ का होता है? जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला जो पदार्थ होता है जिसका ऑक्सीकरण होता है वो दूसरों के लिए अपचायक होता है। वही तो बात बता रहा हूं। और जिस पदार्थ का दोस्तों क्या होता है? अपचयन होता है। अपचयन किसका होता है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ या अभिकारक दूसरों के लिए क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। दोस्तों तो आई होप दोस्तों जो आज हमने ये ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी अपना ख्याल रखना। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण दोस्तों।